वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्रतिभा पंडागरे और मैं फिर आज एक नया वीडियो लेके हाजिर हूँ। सो गाइज, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे बीएससी नर्सिंग में सिलेबस को लेके। ओके, सो आज मैं यहाँ सिलेबस का टॉपिक बना रही हूँ और तो आप ये वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें क्योंकि मैं इसमें आप पे पूरी यूज़फुल और काम की चीज़ें बताने वाली हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे ताकि मेरे न्यू अपडेट्स आप तक पहले पहुँच जाए। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं इस टॉपिक में सिलेबस मतलब कितना आता है, कैसे पढ़ाई करना है, सारा सब कुछ बताने वाली हूँ। जो हमारा पीएनएसटी एग्ज़ाम होता है, एमपी पीएनएसटी, उसमें आते हैं टोटल 150 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो उसमें 5 सब्जेक्ट्स लाइक आते हैं, लाइक एक जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड एक इंग्लिश आता है। और सभी टॉपिक्स के 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। 30 मार्क्स पर सब्जेक्ट्स के होते हैं। ओके, ओनली 150 मार्क्स लेने हैं। तो टोटल 150 मार्क्स के आते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सा सब्जेक्ट हमें किस तरीके से पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं एनसीईआरटी बुक्स जरूर मतलब से हो सकता है क्या, या अदर बुक्स हमें खरीदनी पड़ेंगी, क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं आपको बता देती हूँ कि हर बच्चा जो भी 12th फाइट करता है और अपने बायोलॉजी सब्जेक्ट से वो ही कर पाता है पीएनएसटी बीएससी नर्सिंग। ओके, यही से क्लियर हो जाता है कि तुम्हें करना क्या है। जब गवर्नमेंट हमारा जब एग्जाम ले रही है आफ्टर 12th, ओके, आप समझ सकते हो कि आफ्टर 12th ले रही है, इट्स मीन कि 11th 12th 10th भी ले सकते हैं आप, क्योंकि उसमें होता है साइंस। ठीक है, साइंस जो होता है उसमें बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों साथ में होती है एक ही बुक में। आप जब 11th और 12th कर लेते हैं, उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस पीएनएसटी एग्जाम में पूछे जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा। बहुत सारे लोग अभी आजकल ट्रेंड सा बन गया है कि उन्हें कोचिंग जाना है, कोचिंग करनी है, और वो कोचिंग जाते हैं, इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं है, जाओ अच्छे से पढ़ाई करो। पर बात ये है कि कोचिंग जाके आप आपका मेन बेसिक भूल जाते हो कि हमें बेसिक करना क्या है। आफ्टर 12th आप 12th की जो बुक्स है उसे तो छोड़ देते हो, और जो कोचिंग में पढ़ा रहे हैं या आईएमपी हो सकता है, वो आईएमपी हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, और जो आपका बेसिक रहता है वो धरा का धरा रह जाता है। मेन आपको ये देखना है कि जब पीएनएसटी एग्जाम हो रहा है आफ्टर 12th, तो आना 11th 12th और समथिंग 10th। ठीक है, आप 10th के भी कुछ क्वेश्चन ले सकते हैं, क्योंकि हमेशा पढ़ाई कैसे होती है, 10th में थोड़ा कम होता है, उसके बाद 11th में थोड़ा ज़्यादा होता है, देन 12th में थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ये कुल का मिला के ओनली 150 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं ना। तो आपको इतना ज़्यादा नहीं सोचना है कि कितना आएगा, कहाँ से आएगा, कौन सी बुक खरीदे, यानी कंफ्यूज नहीं होना है। कुल मिला के कोचिंग जाके कंफ्यूज हो रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, इतनी सारी बुक्स ले लिए, सॉल्व पेपर पढ़ रहे हैं। सॉल्व पेपर वगैरह ये सब एक बार देखने के लिए होते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। हाँ, मतलब एक कमेंट्स आया था कि मतलब दीदी हम 10 साल के पेपर्स पढ़ लेंगे तो क्या हमारा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आप 10 साल के क्वेश्चंस पढ़ लोगे, आप उन क्वेश्चंस को रट लोगे, आंसर को रट लोगे, सामने वाला ये करेगा कि उसी क्वेश्चन आंसर को घुमा फिरा के दे देगा, और आपको उस टाइम यही समझ नहीं आएगा मैंने तो ये पढ़ा था और आ तो ये गया है। तो ऐसा कुछ नहीं करना, आपको ओनली समझ के चलना है कि इंसान पूछ क्या रहा है और हमें करना क्या है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जो 10th में साइंस होती है, फिजिक्स, साइंस, केमिस्ट्री जो होती है, तो उसमें से आपको एक बार वो बुक पढ़ लेनी है। ठीक है, कि कौन से राइटर ने क्या लिखा है, कौन सी थ्योरी किसने दी है। ओके, उसमें सारा छोटे छोटे बेसिक में है। आपको वो पॉइंट आउट करना है। देन उसके बाद आप 11th पे आते हैं, तो इसमें आपके 3 सब्जेक्ट्स बढ़ जाते हैं। एक होता है केमिस्ट्री, एक होता है फिजिक्स, एक होता है बायोलॉजी। जो 11th में बायोलॉजी होती है, हमें बायोलॉजी ऑल मतलब टोटल पढ़नी है। उसमें बहुत सारा है, मेंडल के जो उन्होंने शोध किए हैं, और ऑल मतलब जितने भी सब कुछ जो भी साइंटिस्ट रहे हैं उनका हमें सारा पढ़ना है, क्योंकि उसी से रिलेटेड आता है। हमारे पास ओनली थ्योरी आती है। ओके, पीएनएसटी में ऐसा तो कुछ है नहीं कि मतलब अपने को कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं लाइक मैथ्स। तो आपको पूरी थ्योरी पढ़नी है, समझनी है कि किसने कौन सा दिया, कौन सा नियम दिया, कैसे किया, ये सब। उसके बाद मैं आपको टॉपिक्स बता दूंगी कि मतलब जैसे जूलॉजी में कौन सा पढ़ना है, बॉटनी में कौन सा पढ़ना है, इस तरीके से मैं आपको स्क्रीन में बता दूंगी। आप 11th पूरी क्लियर कर लेते हैं। उसके फिजिक्स की मतलब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बायो से होते हैं, लाइक मेरे साथ भी यही हुआ था कि मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं जमती। केमिस्ट्री तो हद तक जम जाती है, पर फिजिक्स नहीं जम पाती। तो आप उससे डरे ना कि फिजिक्स दिया है मतलब इसका कुछ मीन है तभी दिया है। तो आप बायो वाले हैं तो आपसे वो प्रैक्टिकली वो जो सॉल्व करने वाला है वो नहीं पूछेगा, वो थ्योरिकल पूछेगा, है ना।
तो आपको इतना ज़्यादा नहीं सोचना है कि फिजिक्स में मुझे वो क्वेश्चन सॉल्व कर करके देखने हैं, ऐसा करना वैसा करना। चलो ठीक है, उन्होंने समथिंग ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 क्वेश्चन वो आपको सॉल्व करने वाला देगा, उससे ज़्यादा वो ओनली थ्योरिकल क्वेश्चन देगा, क्योंकि वो जानता है कि स्टूडेंट का माइंड अभी कहाँ है। वो सिर्फ थ्योरी पढ़ सकता है अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी सब्जेक्ट, ठीक है। आप मैथ्स वाले तो हो नहीं, सो इससे फिजिक्स से बिल्कुल नहीं डरना है कि उसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे। फिजिक्स जो बेसिक है, उसकी जो थ्योरी है, उसी में से वो क्वेश्चंस निकाल के, और हाँ थोड़ा घुमा फिरा के दे सकते हैं, इसलिए आपको उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के समझना है कि वो सामने वाला बोलना क्या चाह रहा है। सो आप फिजिक्स में इस तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं, उसमें ओनली थ्योरी आती है। लाइक केमिस्ट्री में भी सेम यही होता है, उसमें सब कुछ यानी जो भी वो अल्फा ए ब्लॉक, डी ब्लॉक, ये सारे जो ब्लॉक्स होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और जो अपनी केमिस्ट्री की जो थ्योरिकल होते हैं वो सारे आते हैं, है ना। सो आप उससे रिलेटेड सारी पढ़ाई कर ले 11th की। अभी मैं 11th टॉपिक पे हूँ, ठीक है। उसमें थ्योरी ही ले, क्योंकि 11th में भी उतना ज़्यादा नहीं दिया है जो 12th में दिया है, तो आप उससे भी थ्योरी निकाल ले। देन उसके बाद आता है अपना बॉटनी। सो 11th में बॉटनी बहुत कम दी हुई है। जूलॉजी जो हमारा सब्जेक्ट, जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है, उसमें बॉटनी और जूलॉजी दोनों मिक्स करके दी हुई है। सो आपको जितनी बॉटनी है उसमें से पढ़ लेनी है। जो भी वर्गीकरण, 5 जगत वर्गीकरण, ऐसा जो भी टॉपिक से है वो सारे आपको क्लियर रखने हैं कि क्या क्या टॉपिक से है, किस किस ने इसके अवधारणाएं प्रस्तुत की है, ऐसा। ओके, उसके बाद 11th हो गई, इसी तरीके से आपको सारी थ्योरी पढ़ लेनी है। उसके बाद हो गया आपका 12th। तो 12th में वो ज़्यादा आपने ही देखा होगा कि 12th में पूरी बॉडी का है, हार्ट एंड अदर सेल्स, ऑल सब कुछ है ना। सेल से स्टार्ट है, तो बॉडी के सारे ऑर्गन्स दिए हुए हैं 12th में। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम में अदर सारे, हार्ट वाला, कार्डियोलॉजिस्ट वाला, सारे सब्जेक्ट्स उसमें दिए हैं। तो आपको सारे क्लियर रखने हैं कि हार्ट में चैम्बर कितने हैं, कैसा क्या है, हार्ट सर्कुलेशन क्या कर रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको एल्वेलाई क्या होते हैं, ये सब मतलब, और कौन मतलब O2 हमारी कहाँ पे प्यूरिफाइड होती है, लंग्स में होती है ना कि हार्ट में होती है। इस तरीके से आपको सारा ध्यान रखना है। और 12th में क्योंकि बड़े इसमें दिया हुआ है, सो आप इसी तरह 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री सबको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। और बात आती है सारे, देखो जूलॉजी 30 नंबर की है, और जो फिजिक्स है वो 30 नंबर की है, देन जो केमिस्ट्री है 30 नंबर की। ये 30 नंबर्स आपके 10th, 11th और 12th में से आ ही जाने हैं, ठीक है, क्योंकि उसी से देते। और हाँ, पहले क्या होता था कि NCERT, जो अभी NCERT का जो, वो तो शुरू से चल रहा है, हमारे टाइम से ही चल रहा है। उस टाइम हमारा कोर्स, जो अभी MP ने भी वो वाला कोर्स NCERT में, हमारा जो नॉर्मल 11th 12th है NCERT में कन्वर्ट कर दिया है ना। सो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि उसमें ये जो बुक्स आ रही होंगी, अभी तो मैंने नहीं देखी है, पर ये जो बुक्स आ रही है उसमें एक्स्ट्रा ही दिया होगा और अच्छा दिया होगा, नॉर्मल लैंग्वेज दी होंगी और अच्छा दिया है। सो हमारे टाइम जो बुक्स आ रही थी उससे तो बेटर ही है। तो आप 11th 12th को ही अच्छे से कंप्लीट करें। और कोचिंग जाते हैं तो पहले अपने बेसिक पे ध्यान दें, उसके बाद कोचिंग में जो क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं उस पर ध्यान दें, ठीक है। सो NCERT बुक्स आप चाहे तो परचेज भी कर सकते हैं, पर आपका बेटर होगा कि आप 11th 12th बेसिक अच्छे से क्लियर कर लें। उसके बाद जो आता है हमारा सबसे मेन, बॉटनी और इंग्लिश। ये 60 मार्क्स के 2 सब्जेक्ट है, बॉटनी और इंग्लिश। आप जूलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तो निकाल लोगे, समथिंग नहीं तो भी 18 मार्क्स आ जाएंगे, 30 में से निकल ही जाएगा। पर जो बॉटनी और इंग्लिश, क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ है, और मेरे साथ नहीं, बहुत सारे मैंने जिनसे भी देखा है, जो मेरे साथ वाले थे, सब लोगों के साथ बॉटनी और इंग्लिश में ही वो हुई है। क्योंकि हम लोगों को इंग्लिश का हमेशा से फोबिया टाइप रहा है हमारे यहाँ पे, एंड ऑल, मतलब इंडिया में ही ले लो। जो बच्चा आज अभी छोटा है, पढ़ रहा है, अभी तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है हर चीज़ें, पर आप अभी, जब हमारे टाइम या अपने टाइम, अभी भी कह सकते हैं। सो इंग्लिश एक बहुत बड़ा फोबिया सा है, तो आपको इंग्लिश से डरना नहीं है। उसके जो मेन है, इंग्लिश बहुत ज़्यादा जरूरी है, और बॉटनी, अगर आप ये 2 सब्जेक्ट में से मार्क्स निकाल लेते हो, आप क्वालिफाइड कन्फर्म हो। सो बॉटनी में इंसान इसलिए रह जाता है क्योंकि 11th 12th में ज़्यादा बॉटनी दी ही नहीं है ना, उतनी ज़्यादा नहीं दी है। सिर्फ थोड़ा उसका दिया हुआ है कि क्या होता है, बॉटनी क्या है, उसके मतलब क्या है, मतलब डिफाइन किया गया है, इस तरीके से दिया हुआ है, ज़्यादा नहीं दिया है। सो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि अगर आपके आसपास कोई इंसान जा रहा है कॉलेज, जो पढ़ रहा है बॉटनी, प्लेन बायो से पढ़ाई कर रहा है, उसके पास बॉटनी की बुक होती है, क्योंकि कॉलेज में बॉटनी सब्जेक्ट अलग दिया जाता है, चाहे वो माइक्रोबायोलॉजी। सो अगर आप कॉलेज किसी को जानते हैं तो आप उनसे बॉटनी की बुक जरूर ले लें, या बॉटनी की बुक अलग से परचेज कर लें जिसमें सारा बॉटनी का दिया है। सो आप उसे रीड करें, क्योंकि बॉटनी के 30 मार्क्स बहुत जरूर होते हैं। उसके बाद आती है इंग्लिश की बात। तो इंग्लिश
टोटल वो ग्रामर पूछता है, ठीक है। कुछ ऐसा नहीं पूछता है बाहर का कि इसके रचयिता, इस चैप्टर के, ये चैप्टर के राइटर कौन है, ऐसा कुछ नहीं आता है। ओनली ग्रामर आती है, सेंटेंस आते हैं किस तरीके से बनाए जाते हैं, ग्रामर आती है, ए एंड द का प्रयोग कहाँ किया जाता है ये आता है, और कैपिटल्स क्या होते हैं, और ये सारा सब कुछ आता है इंग्लिश में। आपको इस तरीके से इंग्लिश पढ़ ही लेनी है, ठीक है। और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि समथिंग जो मैं पहले बायो का बता देती हूँ कि उसमें से समथिंग कौन कौन से मैंने थोड़ा निकाल के रखा हुआ है कि बायो में क्या क्या आता है। सो गाइस, मैंने यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स आते हैं उससे रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चन मतलब टॉपिक्स आउट किए हैं कि कौन से आउटलाइन किए हुए कि कौन कौन से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं बायोलॉजी बताती हूँ। तो बायोलॉजी में से क्लासिफिकेशन ऑफ बिनोमिनल एंड नॉमिनल, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स, सेल थ्योरी, ओके। सेल थ्योरी पता है स्टार्टिंग से लास्ट तक का सारा दिया हुआ है ना, 11th 12th तो दोनों में है। देन उसके बाद आता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जंतु विज्ञान को वो जो 5 किंगडम में बांटा गया है, तो मतलब पहले क्या बना, फिर उसके बाद कैसा, इस तरीके से पूरा दिया हुआ है उसमें, वो सारा आपको करना है। उसके बाद रोल ऑफ प्लांट्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जो प्लांट्स है उनका हमारे वेलफेयर्स में क्या यूजेस है, सारा कुछ दिया हुआ है, लास्ट साइड दिया हुआ है वो, है ना। सो वो पढ़ना है। उसके बाद मेंडल्स लॉ, ये सबसे आनुवांशिकता पढ़ा होगा आपने, जिसमें मेंडल्स के लॉ है कि एक्स एक्स वाई वाई कौन सा किससे क्रॉस करता है, तो मतलब क्या होता है, ट्विंस होते हैं, लाइक बेटी होती है या बेटा होता है, कौन सा एक्स किससे वो करेगा, जीन्स, सारे जीन्स और वो जो है वो सारा बहुत अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को, क्योंकि उससे रिलेटेड आते ही है क्वेश्चंस, ओके। और एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स होते हैं और उनके फंक्शंस, सारे जो एलिमेंट्स दिए हुए उनके सारे फंक्शंस क्या क्या है वो सब कुछ देखना है आपको। मिनरल्स, न्यूट्रिशन, ये सारा जो न्यूट्रिशन वगैरह, जो न्यूट्रिशन और वो जो विटामिन्स वगैरह दिए हुए हैं ना, कौन सा है, वसा में घुलनशील कौन सा है, जल में घुलनशील कौन सा, अपनी बॉडी में कौन सा क्या करता है, उनके सारे नाम। विटामिन डी बोलेंगे तो उसका रियल नाम क्या है, यानी ये सारा आपको पढ़ना है, ओके। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन बायोलॉजी में पूछे जाते हैं। और जो बायोलॉजी वर्ड आ रहा है इट्स मीन जूलॉजी, ये जो मैं बता रही हूँ जूलॉजी से रिलेटेड है। बायोलॉजी में जूलॉजी और बॉटनी अलग अलग है, बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये जूलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस बताए हैं मैंने। बॉटनी इसमें 5 किंगडम क्वालिफिकेशन में आ रहा है, ओके, ठीक है। तो बॉटनी और जूलॉजी मिलके बायोलॉजी बना रहा है, तो आपको दोनों अच्छे से पढ़ना है। मैंने बॉटनी का बता दिया, आप कहीं से बुक्स या तो खरीद लेना या फिर किसी से ले लेना। उसमें बॉटनी, ओनली बॉटनी की बुक लेना जिसमें बॉटनी का सारा दिया है, आप बिल्कुल 30 मार्क्स से आप लेके आओगे उसमें से, ठीक है, इसीलिए। उसके बाद मैं बता रही हूँ केमिस्ट्री। तो जो केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री के जो अपनी डेली लाइफ में क्या क्या यूज है, सॉलिड वगैरह, ये जो गैस वगैरह, जो 11th का फर्स्ट चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है, कौन सा लॉ किसने दिया है वो भी पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद उसके आएंगे जनरल प्रिंसिपल्स, जो केमिस्ट्री के जनरल प्रिंसिपल्स जो मतलब राइटर वगैरह ने जिनने दिए हैं उनके बारे में सारा पढ़ना है, उनकी प्रोसेस पढ़नी है। उसके बाद सबसे मेन जो ब्लॉक्स आते हैं D&F ब्लॉक, एलिमेंट्स वगैरह। सो जो सरफेस केमिस्ट्री दी हुई है उसमें सारे जो उसकी क्रियाएं वगैरह होती है, लाइक Na+Cl क्या बनाता है, ऐसा वैसा जो भी सारा दिया है, उनकी थ्योरी वगैरह भी दी हुई है, तो वो सारा आपको पढ़ना है। उसके बाद केमिकल काइनेटिक के वो सारा, वो एक टॉपिक ही है काइनेटिक्स का, तो वो आपको पूरा क्लियर करना है। इस तरीके से समथिंग, ये तो मैंने ओनली आउट किए है, मतलब थोड़े देखे हैं कि इससे बेसिक आते हैं, तो आप ये सब पढ़ सकते हैं। इसके अलावा तो पूरा पढ़ना ही है आपको, 11th 12th मेन पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद केमिस्ट्री हो गई, देन फिजिक्स। तो इसमें से फिजिक्स में एटम्स एंड न्यूक्लियाई जो आते हैं वो जो फर्स्ट चैप्टर में ही है, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स जो सेकंड या थर्ड चैप्टर में है, और करंट एंड मैग्नेटिक्स। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन सिस्टम, जो फिजिक्स में हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम से अलग से एक चैप्टर दिया हुआ है, उसका सारा पढ़ना है आपको क्या है। फिर उसके बाद है ऑप्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, ठीक है। ऑप्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का एक चैप्टर दिया हुआ है। उसके बाद ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शंस, वेव्स, इट सारा सब कुछ पढ़ना है उसमें, है ना। मैं इसको ज़्यादा डिफाइन नहीं कर रही, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। और फिजिक्स केमिस्ट्री आपको सारा देखना है।
11th-12th। ज़्यादा कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है क्योंकि बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा मेन इंग्लिश। ओके, इंग्लिश आता है 30 मार्क्स का। बहुत सारे लोग इसमें मार्क्स नहीं ले पाते जिससे वो क्वालिफाइड नहीं हो पाते। और इंग्लिश इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पूरे हमारा जो बीएससी है ऑल इंग्लिश में। आपको सेंटेंस बनाना आना चाहिए, आपको लिखना आना चाहिए क्योंकि एग्जाम्स जो होते हैं वो टोटल इंग्लिश में होते हैं। सो इंग्लिश में क्या आता है, सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, उसमें सेंटेंस कैसे, यानी द, यूज, टू, फॉर, इन चीज़ों का यूज़ कहाँ किया जाता है, इसी इट नेम का यूज़ कहाँ किया जाता है, द कहाँ करना है। जैसे बड़ी बड़ी जो चीज़ें होती है उसको द से डिफाइन करते हैं, ए एन का प्रयोग नहीं करते। इस तरीके से सारा ओके सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। टेंस, ओके, कौन सा टेंस, कौन सा वो आईएनजी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वर्ब वगैरह कहाँ यूज़ की जाती है, कौन सी वर्ब कहाँ आएंगी। मैथ्स के बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। अगर आप ओनली आपको बेसिक क्लियर करनी है इंग्लिश की, कोई डीपली नहीं पूछा जाता है, इसलिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। और कौन से इवन ये लोग ये तक पूछ लेंगे कि कौन सी स्पेलिंग सही है, वो नाम दे देंगे, 4-5 ऑप्शन दे देंगे और उसकी स्पेलिंग्स को, जो स्पेलिंग सही है वो हमें टिक करनी है। और वैसे तो ये नीट का नहीं है, पर नीट में ये होता है कि वो दो यानी 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें से वो 2 ऑप्शन सही देते हैं और आपको उस टाइम दोनों को टिक करना होता है। अदरवाइज एक करोगे तो वो गलत माना जाएगा। इस तरीका तो बीएससी में ऐसा नहीं होता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ओनली एक ही और सबसे मेन बात कि इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है। तो आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 150 के 150 करके आने हैं। टाइम मैनेज करना है, 3 आवर्स का टाइम होता है, तो आपको वो भी कम पड़ जाता है। ओके, एग्जाम हॉल में वो भी टाइम समझ नहीं आता है, इसलिए आपको शुरू से ही लास्ट तक एक लैब में अच्छे से क्वेश्चन सारे सॉल्व करने हैं। और इंग्लिश से रिलेटेड तो हो चुका है, बॉटनी आप बुक परचेस कर ले। और कुछ बुक से है जो मैं भी दे दूंगी, लिंक भी दे दूंगी उसकी, तो आप वो मंगवा ले, या जो सेलेक्टेड बुक से है मुझे लगता है कि हाँ इसमें से क्वेश्चन आते हैं। सो मैं वो बुक्स बताती हूँ अभी स्क्रीन पे, आप वो ले सकते हैं। सो आई होप आपको मेरा वीडियो समझ आया होगा सिलेबस से रिलेटेड। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। बीएससी नर्सिंग बहुत नॉर्मल है, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब माइंड को डिस्टर्ब नहीं करना है कि ये भी पढ़ ले वो भी पढ़ ले। आपको नॉर्मल पढ़ाई करनी है, ठीक है। आप क्वालिफाइड जरूर हो जाओगे, बस इसमें आपको बॉटनी और इंग्लिश में मार्क्स लेके आने ही हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट, सबसे ज़्यादा कमेंट्स की ज़रूरत है। आप कमेंट करें ताकि मैं आपके टॉपिक क्लियर कर पाऊँ और अच्छे वीडियो और लेके आऊँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।